गुड इवनिंग। आज 5 फरवरी की न्यूज़ कवर करेंगे। सारा स्क्रीन एक बर्ड आया है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। डॉग बाइट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वर्ल्ड कैंसर डे था। कास्ट सेंसस डीएनटी डी नोटिफाइड ट्राइब्स का जो इशू है उसको थोड़ा जानेंगे। बजट की कुछ अपडेट्स हैं। मणिपुर का इशू है। साइंस वर्सेस रिलीजन का एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल आया है, इसको थोड़ा कवर करेंगे। इंटरनेशनल साइंस एंड टेक अपडेट्स को थोड़ा सा जानेंगे और थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये सारा स्क्रीन है। ओके, स्टेट बर्ड है ये यूपी का। IUCN की कैटेगरी में वल्नरेबल सेक्शन में ये आता है, IUCN। ओके, जैसे मेंबर इस तरह के दिखते हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। 15,000 से लेके 20,000 के करीब ये बचे हुए हैं इंडिया में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये GS2 के हिसाब से एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी या फिर एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का एक तरह से मिसयूज़ क्या है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कि 3 यंग लड़कियों को मोबाइल का एक्सेस मना कर दिया गया और वो छत से कूद के मर गई। नहीं समझे, यहाँ से कूद के मर गई। और ये लड़की का नाम था निष्खा, प्राची और पाखी। मुझे जहाँ तक लगता है, देखो, देर आर 2 साइड्स ऑफ एवरी स्टोरी। आई थिंक या तो ये लड़कियाँ किसी अफेयर में होंगी, इसके घर वालों को गुस्सा है, इन्होंने उठा के फेंक दिया और उसको सुसाइड का नाम दे दिया है। ये केस भी हो सकता है। दूसरा ये है कि आजकल की जनरेशन बहुत ही इम्पल्सिव है। उनके हिसाब से कोई भी चीज़ ना हो तो वो सुसाइड करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते। मर जाएंगे, कट जाएंगे, ये कर देंगे। और मोबाइल के बारे में तो ऐसे कई सारे केसेस देखे गए हैं कि लोगों ने मतलब अपने फैमिली तक को मारा पीटा है और ये लड़कियां अब कूद गई हो, तो इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी है, केस स्टडी की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि देखो, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे एक केस आया था अभी कुछ दिन पहले। कुछ लोग एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नमाज वगैरह पढ़ रहे थे तो उनको उठा के जेल में डाल दिया गया था। फिर बहुत सारे लोग कोर्ट में गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह भी गए। तो इस तरह से कोर्ट ने ये माना है कि घर में लोग उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है मान लो, है ना, तो उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पूजा वगैरह करने के लिए, या पूजा के लिए गैदरिंग्स वगैरह करनी है मान लो कि कोई मुसलमान है अपने घर में लाके लोगों को नमाज़ पढ़वा रहा है, 50 लोगों को लाके, तो उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसा ये बोला है, इसमें ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जहाँ पर परमिशन की बात कही गई हो। ओके, देयर इज नो नीड टू सीक प्रायर परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़, ऐसा बोला है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लें डॉग्स के बाइट की। ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो सेकुलरिज्म आर्टिकल 25 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये तो आप पॉलिटी में पढ़ते ही हैं क्या क्या चीज़ें हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ये वर्डिक्ट्स रहते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नई अपडेट क्या आई है इस पर। ओके, यही एक लाइन घुमा फिरा के पूछ लेंगे कि पब्लिक प्लेस पे, यानी मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, और मतलब लोगों को बुला के पूजा करना अलाउड नहीं है आर्टिकल 25 के तहत, तो तुम बोलोगे हाँ बात तो सही है, बट ये गलत हो जाएगा। अलाउड है, इसकी कोई परमिशन का ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। इस तरह की बातें हैं, ठीक है, तो याद रखिए इस चीज़ को। प्लस 3 लाख, लगभग 3 लाख कुत्ते इंसानों को काटे बिहार में 2024-25 में, समझ रहे हो, मतलब डेली 750-800 के करीब लोगों को काटा है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बताया बिहार का। और मैं कई दिन से इसको कवर कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन द विक्टिम ऑफ दीज डॉग बाइट्स रिसेंटली, है ना। तो बहुत लोगों को, जब मैं इंजेक्शन लगवाने भी जा रहा था तो इतनी सारी लाइन लगी होती थी वहाँ पर हॉस्पिटल में, इतने लोगों को डॉग्स ने काटा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। तो इसमें बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट्स का रहता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ कि इनको वैक्सीनेशन करें। ऑलराइट, क्योंकि आपको पता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा चरम पे है सारी स्टेट्स में ही। तो ये वैक्सीनेशन ना करके डॉग्स का क्या करते हैं, उस पैसे को खा जाते हैं। और जबकि 1 साल में 1 बार हर कुत्ते के इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो रेबीज़ का वायरस को कैरी ना करें। ओके, तो बस यही कहानी है। तो ये एपिडेमिक सा है एक तरह से पूरी दुनिया में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार लताड़ लगाई है, मैंने आपको कई बार बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोला कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलते हैं कि तुम इस मैनेज को खत्म करो, अदरवाइज विल इम्पोज अ फाइन ऑन यू, पेनल्टी ऑन यू, कि एक डॉग बाइट अगर कहीं भी होता है तो स्टेट्स को कंपनसेशन देना पड़ेगा उस विक्टिम को। इस तरह की भी बातें कही गई। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो लोग डॉग्स को फीड करते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करें, नहीं तो उन पर भी फाइन लगाया जाएगा जो ये पालते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे था, 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। कैसे याद रखोगे, आई डोंट नो। 2 फरवरी को वेटलैंड, 2 फेब को क्या था, वर्ल्ड वेटलैंड डे, हेरिटेज से रिलेटेड कुछ इसकी थीम थी। और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, इसकी थीम है आपकी यूनाइटेड बाय द यूनिक, मतलब जो कैंसर हो जाता है वो लोग यूनिक हैं। ओके, तो वो यूनाइटेड है एक तरह से यूनिकनेस की वजह से। एक चीज़ याद रखिएगा, एक CIA एजेंट है USA का, उसने चीज़ें कुछ एक्सपोज की थी। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पार्ट है, बट आई बिलीव दिस कि देखो ये वार्मिंग की वजह से होता है, शरीर में कुछ पैरासाइट्स टाइप के, वार्म टाइप के पैरासिटिक चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। और अगर आप अपनी डीवॉर्मिंग करवा लेते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट्स रहते हैं प्लांट के, अगर आप इसका थोड़ा सा स्टडी करिएगा तो कैंसर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हफ्ते 10 दिन में ही ठीक हो जाता है। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर कभी किसी को कोई कैंसर हो, देखो मरना तो वैसे ही है। ओके, क्योंकि कैंसर हो गया आपको समझ में आ गया, मरना तो है ही है, तो क्यों ना हम अपनी डीवॉर्मिंग करवा लें। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। और आपके आसपास किसी को हो तो उसको बता देना। नेक्स्ट, ये मोहनलाल इफेक्ट, ये कुछ इफेक्ट नहीं है, मुद्दा ये था कि जो केरला में एक एक्टर थे मोहनलाल, उनके पास इलीगल आइवरी पजेशन थे, ये देख रहे हो, इस तरह के आइटम्स उनके यहाँ बहुत सारे पाए गए। अब जेल जाएंगे क्योंकि भाई सेक्शन 40 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि
तुम या तो ये पोजेशंस हैं इनको 30 सितंबर 1991 तक तुमको ये सरेंडर कर देना था, बट इन्होंने किया नहीं। अब इनकी बारी 100% को जेल जाना पड़ता भाई, इतने सारे एविडेंस थे सारी चीज़ें थी। तो ये मोहनलाल इफेक्ट इस तरह से बता दिया गया है कि अब अ, मतलब एक एमनेस्टी दे दी जाएगी, इसको माफ़ कर दिया जाएगा कि ये अब सरेंडर कर देंगे अपनी सारी चीज़ों को। 2 पेयर्स ऑफ आयरी और 13 आयरी पेयर्स, ये सारी चीज़ें इसके यहाँ मिली थी। तो मोहनलाल इफेक्ट ये इफेक्ट है कि इसके लिए हमने एमनेस्टी स्कीम ला दी है कि ये आदमी अब जेल नहीं जाएगा, मुद्दा ये है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट ये होगा कि जितने और लोगों के पास इलीगल वाइल्ड लाइफ चीज़ें पोजेशन में हैं वो भी उसको सबमिट कर सकते हैं, उनको भी माफ़ कर दिया जाएगा। मतलब इसको बचाने के चक्कर में केरला की गवर्नमेंट क्या कर रही है, और लोगों को भी माफ़ कर रही है, मुद्दा ये है। तो एमनेस्टी स्कीम से अच्छा है वाइल्ड लाइफ के लिए, मतलब एक तरह से सेंसिटाइजेशन हो रहा है लोगों का। नेक्स्ट हम बात कर लें, एग्रीकल्चरल एंड डेयरी सेक्टर्स को बाहर रखा गया है, ऐसा पीयूष गोयल जी ने पार्लियामेंट में बताया। देखो अभी कोई डिटेल इसकी सामने आई नहीं है, ओके। तो जो ये बातें कह रहे हैं हमको वही माननी पड़ेंगी, बाकी के जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो रेज करने चाहिए। उन्होंने बोला है जो डील हमने बनाई है वो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में हेल्प करेगी, लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स जितने भी हैं उनको हेल्प मिलेगी, प्लस जो हमारी जो नीड्स हैं, इंडिया की जो नीड है ना, जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, जैसे हमें हवाई जहाज़ चाहिए, आपने देखा होगा एयर इंडिया, वो जो क्या नाम है उसका, इंडिगो की जो क्राइसिस हुई थी, न्यूक्लियर एनर्जी की, ये जितने भी हमारी जो डिमांड्स हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, वो हमें यूएसए से चीज़ें परचेज़ करनी है। एयरप्लेन्स की इतनी शॉर्टेज है कि आप मानोगे नहीं कि हमारे देश में एयरप्लेन ही अवेलेबल नहीं है, और जितने एयरप्लेन हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, पार्ट्स हैं रिपेयर के लिए, वो आते नहीं हैं, तो बहुत सारे तो हमारे गराजेज में ही पड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत बड़ा इश्यू है ये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको एक कास्ट सेंसस पर वीडियो अपलोड की थी, उसमें क्वेश्चन थे, जनरल क्वेश्चन थे फेज़ 1 के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। तो अब यही है, इससे पूछा गया सरकार से कि तुम ये कास्ट सेंसर में क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे, वो क्वेश्चन बताओ हमें। तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि जो हम क्वेश्चन पूछेंगे, ये कास्ट सेंसस फेज़ 2 में होना है, ध्यान रखना ये चीज़। तो जब हम ये कास्ट सेंसस करेंगे, जब क्वेश्चन पूछेंगे फेज़ 2 पर, उससे पहले हम ये क्वेश्चन को नोटिफाई कर देंगे। अभी हमारे कोई जल्दी नहीं है नोटिफाई करने की, मुद्दा ये है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जो फेज़ 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा है, आप चेक कर सकते हैं। प्लस ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स का इशू है। देखो डीनोटिफाइड ट्राइब्स क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोग लड़ने के लिए कुछ जो सबसे पहले ट्राइबल लोग थे ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो लड़े थे, है ना, उनको जो अपोज किया था, उन लोगों को क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, क्रिमिनल्स ट्राइब एक्ट ला के 1871 में ये लोग ये एक्ट ले आए थे, क्रिमिनल्स ट्राइब एक्ट, ओके। तो जो बेचारे जो पहले देशभक्त थे, जो पहले पैट्रियट थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उन्हीं को इन्होंने क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसको अमेंड किया गया 1924 में, और लोगों को और ट्राइब्स को इसमें ऐड किया गया, लेकिन इसको आज़ादी के बाद 1952 में ऑफिशियली रिपील कर दिया, ओके। मतलब जिन जिन ट्राइब्स को नोटिफाई किया किया था, क्या नोटिफाई किया था कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। अब इन क्रिमिनल ट्राइब्स को हमने क्या कर दिया, डी नोटिफाई कर दिया है। तो इन्हीं ट्राइब्स को हम बोलते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर दिस। और तब से बेचारे इनको न तो शेड्यूल्ड कास्ट में ही रखा गया है, न इनको ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया गया है, बेचारे डीएनटी के ही दर्जे पर ही डोल रहे हैं, न इनको बहुत सारे बेनिफिट भी नहीं मिल पाते हैं। और इसमें आज़ादी के बाद ही ये भीखू रामजी इदाते इस नाम का एक कमीशन बनाया गया था। इसको बोला गया था कि तुम आइडेंटिफाई करो कितनी ऐसी कास्ट हैं जो डीनोटिफाइड हैं। तो उन्होंने 1200 सच ट्राइब्स बताई थी। तो इदाते कमीशन याद रखना किससे रिलेटेड है, डीएनटी, डीनोटिफाइड ट्राइब्स से रिलेटेड है, ठीक है। प्लस ये बात करें कि मैंने बता दिया 1200 कम्युनिटीज़ थी, जिसमें से 267 कम्युनिटीज़ को तो एससी, एसटी और ओबीसी लिस्ट में है, बाकी की बची सब लगभग 950 ट्राइब्स, इनका कुछ पता ही नहीं है। तो बात यही आ रही है कि जो अब तुम सेंसस करवा रहे हो ना नया, तो इनको एक सेपरेट कॉलम में रखा जाए, है ना, 2027 वाले सेंसस में। ये सारी बातें हैं, और कुछ लोग ये मान भी रहे हैं कि इनको रिकॉग्निशन दिया जाए एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस में। ये सारी बातें, बस ये ट्राइब्स आप याद रखिएगा, इदाते कमीशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव कैब सर्विस लॉन्च की है कोऑपरेटिव मिनिस्टर, जो हमारे होम मिनिस्टर अफेयर्स है ना, मतलब अमित शाह, है ना, शाह, यही कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी हैं। तो इन्होंने एक टैक्सी लॉन्च की है, भारत टैक्सी। ये कोऑपरेटिव बेसिस पे लॉन्च करे, मतलब काम करेगी, है ना। और इसको जो चलाने वाले लोग होंगे उनको सारथी बोला जाएगा, रथ के जैसे सारथी होते हैं ना, चैरिटियर्स के, ड्राइवर्स को सारथी बोला जाएगा, मुद्दा ये है। और इनको इंश्योरेंस भी है, एक्सीडेंट हो जाएगा इनको तो 5 लाख रुपये मिलेंगे, और फैमिली की अगर तबीयत किसी की खराब होगी तो 5 लाख रुपये पर ईयर का इंश्योरेंस भी है। ये सारी चीज़ें हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, बजट की बात कर लें तो देखो ये होती है हेल्दी क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिक हैं ये। तो ये कह रहे हैं कि फिजिकल कंसोलिडेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, दैट इज़ फाइन, लेकिन जो पेस है, पेस ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन, दिस इज़ वेरी स्लो। देखो मैंने आपको बताया था फिजिकल डेफिसिट के जो टारगेट्स हैं, मैं आपको बता दूं क्या टारगेट्स हैं। हमको देखो FRBM एक्ट आया था 2008 में, उससे हमने एक डेफिसिट के और जो जो उधारी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेट का हमने टारगेट रखा था 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होना चाहिए, है ना। और अभी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसको हमने टारगेट कितना सेट किया है, 50% ±1%, ये हमने टारगेट सेट किया है 2030 तक के लिए, इतना हमको कर देना। आई थिंक 2030 है कि कितना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। नेक्स्ट मैं बताऊं, इसमें एक और था
वो था फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था, वो हमको 3% तक अचीव कर लेना था। आई थिंक 2026 तक के थे ये टारगेट्स। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट किसी को याद आए तो वो कमेंट्स में मार देना। तो मुद्दा ये है कि मतलब 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होना चाहिए था और 3% फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए था एक सर्टेन ईयर तक। अभी हमारा जो फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स हैं उनकी क्या कहानी चल रही है, देखो जो पेस है 2024-25 में हमने टारगेट रखा था 4.9% फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए। फिर हमने देखो 0.5% से कमी करी इसमें कि 4.4% का फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए 2025-26 में। इसको हमने क्या किया है, अचीव कर लिया है। ऑलराइट, मतलब हम सक्सेसफुली अचीव कर पाए इसको। अब हमने जो पेस क्या है इसको स्लो कर दिया। अब हमने 0.1% की ही कमी करी है, 4.3% की ही कमी करी है 2026 के टारगेट के लिए 2026। तो बस यही कह रहे हैं कि जो जो हम फिजिकल डेफिसिट के जो टारगेट्स हैं उनका जो कमी करने की जो दर थी वो हम कम करते जा रहे हैं। तो जो पेस है फिजिकल कंसोलिडेशन का वो बहुत स्लो होने वाला है, नहीं समझे। और इन्होंने ये भी बोला है कि इट इज़ लाइकली टू बी अचीव्ड। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है फिजिकल डेफिसिट को कंसोलिडेट करना, डेट को कम करना, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने टारगेट्स को अचीव कर ले आगे चल के। तो दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हेल्दी क्रिटिक्स। ऐसे नहीं आंख बंद करके अरे सरकार बुरी है, अबे क्यों बुरी है। तो इन्होंने बहुत अच्छा हेल्दी क्रिटिक करके दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। मैंने आपको बताया था ट्रंप कह रहा हूँ, पुतिन ने आवाज़ छेड़ दी थी कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी, कल ही मैंने बताया था कि ये सस्पेंड होने वाली है, इसका एक्सपायर होने वाली है फरवरी 2026 में ही। तो जब तक ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी पूरी तरह से या तो खत्म नहीं हो जाती या फिर इसको ट्रंप दोबारा से साइन नहीं कर देता, तब तक इस तरह के आर्टिकल्स इसमें आते रहेंगे। न्यू स्टार्ट ट्रीटी मैंने आपको बताया था 1991 में जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ था, रशिया बना था, तो रशिया और यूएसए के बीच में साइन हुई थी, जिसमें हम लोग कम करने वाले थे न्यूक्लियर वॉर हेड्स की संख्या को। इन्फॉर्म्ड, एक दूसरे को इन्फॉर्म करके कम करते, मतलब हाँ हमने इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को डिसंगेज कर दिया है। एक दूसरे कंट्री में मतलब साइंटिस्ट को बुला बुला के उनको दिखा दिखा के ये काम किया जाना था। ओके, 1991 में इसको साइन किया गया। 1993 में ये इन्फोर्स में आ गई थी, कई साल तक ये रही, ये पहली ट्रीटी थी। अब ये न्यू स्टार्ट सेकंड ट्रीटी थी जिसको 2010 में साइन किया गया था। 2011 में ये इन्फोर्स में आ गई थी, ये 10 साल के लिए थी पहले, ठीक है कि नहीं। फिर 2021 में ये एक्सपायर होने वाली थी, फिर इसी तरह की बातें होने लगी, अरे क्या होगा, दुनिया तबाह, ये वो। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, 5 साल की इसको एक्सटेंड कर दिया था, 2026 तक इसको कर दिया था। अब ये 2026 में एक्सटेंड हो रही है, तो फिर यही बातें इस तरह की करेंगे, अरे क्या दुनिया तबाह हो जाएगी, न्यूक्लियर वेपन, और ट्रंप ने भी कह दिया कि हम फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, दिस एंड दैट करेंगे। तो ये सारी बातें होंगी। तो अब देखो क्या फैसला इस बात है कि इसको एक्सटेंड करते हैं कि ये बिल्कुल ही नलीफाइड हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट मैं आपको बात कर दूँ, ये देखो जो मोटे लोगों का मार्केट है, ओबेसिटी का जो मार्केट है, ये दवाइयाँ खिलाने वाले, वो $150 बिलियन का हो चुका है, पोटेंशियल मार्केट हो चुका है, समझ लो कि नहीं। तो पूरी दुनिया में इट्स ऑल अबाउट मनी, दुनिया को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। पहले ये लोग क्या लेके आए, फास्ट फूड लेके आए, ठीक है, और इन्होंने एक्सरसाइज कम करवाई। एक्सरसाइज ना करो, तुमको आराम देंगे, घर पे ही फूड डिलीवरी, तुम चल के मत जाओ, वॉक मत करो, है ना। ये सारी चीज़ें लेके आए, लोग कैसे हो गए, मोटे हो गए। मोटे हो गए तो अब मोटे हो गए तो भाई क्या करेंगे ये लोग, ये दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये वेगोवी नाम आप याद रखिएगा, प्लस ये सीमा ग्लूटाइड ये भी आप याद रखिएगा। ये दवाइयाँ हैं तो किसके लिए, ये है डायबिटीज़ की, सीमा ग्लूटाइड डायबिटीज़ की दवाई है। लेकिन ये चूंकि इसका एक साइड इफेक्ट होता है, जब आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाते हो तो इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि आपका वजन कम होता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो भी ऐसी दवाइयाँ खाते हैं डायबिटीज़ वाली, क्योंकि उससे उससे उनको साइड इफेक्ट, उनका वजन कम हो। तो इसको एक तरह से ओबेसिटी कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, मोटापे को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखो आदमी मोटा हो जाता है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इनको लाइफ स्टाइल डिजीज़ होंगी। लाइफ स्टाइल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, आपको एक बार डायबिटीज़ हो गई ना तो क्या होगा, आपको दवाई खानी पड़ेगी, दवाई नहीं दवाई। और ये कब खानी पड़ेगी, आपको लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी। मान लो आपको 30 साल की उम्र में डायबिटीज़ हुई है, अब तो बहुत ही कम उम्र में लोगों को डायबिटीज़ हो रही है। तो मुद्दा ये है, अगर आप 70 साल तक जीने वाले हैं तो आप 40 साल तक इसके कस्टमर बन चुके हैं। 40 साल तक आप क्या हो, इसके पेटेंट कस्टमर हो। जो दवाइयाँ आएंगी वो आप खाओगे ही खाओगे, कोई रोक नहीं सकता है आपको। तो इट्स ऑल अबाउट मनी। जो मैंने आपको बताया था एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ हो रही हैं, उसमें ये चीज़ें सब सामने आ रही हैं, किस तरह से 40 साल 50 साल पहले ये लोग ये फाइनलाइज़ कर देते हैं कि अगले 40 साल में हमको क्या करना है, दुनिया को किस डायरेक्शन में ले जाना है। ओके, तो आप पेटेंट कस्टमर हो जाते हैं, मुद्दा ये है। और आप इनकी दवाइयाँ खरीदेंगे, 1000 रुपये अगर आप महीने की भी दवाई खरीदोगे तो 40 साल के लिए आप देख लो, लगभग 12,000 इंटू 40, इतने आप पूरी साल में इन कंपनियों को दे के जाओगे। एंड देर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीजेज। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिलीजन वर्सेस साइंस, क्या सही है। तो मुद्दा ये, मानो एप्स्टीन फाइल से जो रिलीज़ हुआ है, तो आज भी लोग रिलीजन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री ये डिबेट चली आई है कि साइंस को ऊपर रखें कि रिलीजन को ऊपर रखें। जब क्रिश्चियंस जब आए थे तो एंजल वर्सेस डीमंस की बात होने लगी थी। जो डीमन वर्शिपर्स हैं ये आज भी डीमंस में बिलीव करते हैं, और वो सेटन वर्शिप हो गई, बच्चों को खाना, जैसे एप्स्टीन फाइल्स में जो रिलीज़ हुआ है ना, कि कैसे ये लोग चाइल्ड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, मार रहे हैं, एड्रीनोक्रोम, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो कैथोलिक चर्च ने जब साइंस की बात होने लगी तो कैथोलिक चर्च जो था क्रिश्चियनिटी का, वो अंडर थ्रेट आ गया था भाई। जो गॉड्स ऑफ साइंस जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने, तो इन लोगों ने इनको मारना शुरू किया, ठीक है नहीं। डांटे का वर्जन है
डांटे का वर्जन ये लोग फॉलो कर रहे हैं आजकल एप्स्टीन वाले, कि देखो एक ऐसा वायरस, ग्लोबल वायरस क्रिएट करो जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, यही एक तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। तो जो कोविड वायरस आया था ना, इसकी जो एप्स्टीन फाइल्स में ऑलरेडी दे रखा है कि हम लोग इतना वायरस लेके आएंगे, और सेकंड वेव ऑफ वायरस इज ऑल्सो विल कम। इस तरह की बातें उसने लीक करी हैं, क्या नाम है उसका, एप्पल का मालिक है, क्या नाम है उसका, बिल गेट्स ने, नहीं समझे। तो देखो ये डांटे ने पहले ही बता दिया था कि तुमको अगर पॉपुलेशन को कम करना है तो तुम्हें एक ग्लोबल पैंडेमिक जैसा वायरस लेके आना पड़ेगा। ऑरिजिन नाम की किताब है, ये भी डील करती है कि तुम फ्यूचरिस्ट साइंटिस्ट का मर्डर कर दो, नहीं तो तुम्हारा जो है रिलीजन खतरे में आ जाएगा। खत्म मुद्दा ये है, ठीक है कि नहीं। प्लस डांटे ने भी असर्ट किया था कि मतलब एक तरह से इन्होंने यही बोला था कि साइंस इज ऊपर है। जो ब्राउन था उसने भी यही बोला था कि साइंस इज मोर, मतलब साइंस की तरफ ही ये गए थे, मुद्दा ये है, नहीं समझे। इसने बोला था कि मैं पढ़ के बता देता हूँ, ब्राउन इज थोरोली कंसर्न विद इन्वेस्टिगेटिंग द बेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन, थस हिज फोकस ऑन मिस्ट्री ऑफ साइंस इंस्टेड ऑफ मिस्ट्री ऑफ रिलीजन। मतलब इसने फोकस किया था साइंस की मिस्ट्रीज को जानने के लिए, ना कि रिलीजन की मिस्ट्रीज को जानने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो मुद्दा ये, तो एक नई किताब आई है उसमें भी यही बोला गया है, रॉबर्ट लैंगडोन ने ये पब्लिश की है। तो ये इसका भी मानना यही है कि ये ब्राउन की बातों को ज़्यादा फॉलो कर रहा है, मतलब साइंस पे ज़्यादा फोकस इसने किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट रूल एंड हो गया मणिपुर में, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 356, कल ही मैंने आपको डिस्कस किया था। तो ये विक्रम कह रहा हूँ, युमनाम खेमचंद सिंह ये सीएम बन गए, ये नाम आप याद रखिएगा मणिपुर के। ये बीजेपी ने की जो एनडीए लेड गवर्नमेंट है वो आई है, और मीटी के जो लीडर हैं, मतलब एक तरह से हिंदू लीडर हैं ये, ऑलराइट, ये साइन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसने दिल्ली में, मतलब ये डॉक्टर्स तैयार करते हैं, डॉक्टर्स के नाम पे ये एक तरह से टेररिस्ट तैयार कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। तो इन्हीं में से एक फट गया था दिल्ली में। तो पता चला कि इस अल फलाह यूनिवर्सिटी ने, जो नाक होता है ना, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, भाई NAAC, इसका एक्रेडिटेशन लेने में हालत ख़राब हो जाती है, इतना काम करना पड़ता है कि पूछो मत। इन्होंने फाल्सली क्लेम कर लिया था, झूठे तरीके से क्लेम कर लिया कि हमारे पास ये एक्रेडिटेशन है, और ये लोगों को हायर कर रहे थे, स्टूडेंट्स को बुला रहे थे, नए नए माइंड्स को, और उनको रेडिकलिज्म की ट्रेनिंग दे रहे थे वहाँ पे कि तुम जाओ और इंडिया के कोने कोने में एक तरह से मतलब जो होता है ना, हेल्थ जिहाद है इसको एक तरह से वैसे बोल सकते हैं। कई बार ऐसा पकड़ा गया, राजस्थान में भी ये केस आया था कि एक सर्टेन कम्युनिटी का डॉक्टर एक सर्टेन कम्युनिटी के जो पेशेंट थे, उनकी जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उनको इस तरह की दवाइयाँ दे रहा था कि उनके बच्चों की गर्भ में ही डेथ हुई जा रही थी। तो इस तरह की या तो ये ऐसी चीज़ें करें या फिर ये बम लगा के फट जाए। तो बहुत बड़ा ये मुद्दा है, सामने आया हुआ है, इस पर जांच चल रही है। जैसे जैसे चीज़ें प्रोसेस होती जाएंगी मैं आपको ये बताता रहूँगा। नेक्स्ट GS सीरीज में एक मेंस में क्वेश्चन आ सकता है डिजास्टर रिहेबिलिटेशन को लेके। तो ये इसी पे बेस्ड होगा कि NDMA ने पहली गाइडलाइंस जारी कर दी है कि आपको जो डिजास्टर के विक्टिम्स रहते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है कि नहीं। तो विक्टिम आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगा वो कर दिया है। तो ये एक तरह से आप इसको इंट्रो में आप यूज़ कर सकते हो, नहीं समझे। तो ये देखो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मास फैसिलिटी इंसिडेंट कोई होता है जहाँ पे मास डेथ होती हैं, वो हमने लॉन्च कर दिया। उस पेपर का नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है कि नहीं। और ये सारी चीज़ें हैं, और एक रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल डेंटल डाटा रजिस्ट्री। मतलब दांत, भाई जो भी मरेगा उसका दांत तो अवेलेबल होगा, उसका दांत निकालेंगे और उनके दांतों की रजिस्ट्री बना के रखेंगे, ठीक है कि नहीं। और उसका जो क्या नाम है, DNA, दांतों में, चूंकि दांतों से और उन सब से बहुत अच्छे से DNA प्रिजर्व्ड रहता है, तो DNA की एनालिसिस, DNA प्रोफाइलिंग करके भी उसमें रखा जाएगा। और अब माँ बाप जाएंगे उनको आइडेंटिफाई करना, या बच्चे जाएँ अपने माँ बाप को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो अपना DNA देंगे और उस DNA से आइडेंटिफाई करके बता देंगे ये तुम्हारे मम्मी है, ये तुम्हारे पापा हैं, या ये तुम्हारे बच्चे हैं। विक्टिम का मतलब फैमिली का पता चल पाएगा। बट येस, अगर इलीगल तरीके से कोई बच्चा पैदा हुआ है, मतलब आप समझ पा रहे हैं, मतलब अफेयर्स के जरिए बायोलॉजिकल सन नहीं है पेरेंट्स का, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और इसीलिए अफेयर्स ना करें, अपने खुद के ही बच्चे पैदा करें। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। अब देखो, पाकिस्तान बहुत डेस्परेट है, US ने भी साइडलाइन कर दिया, तो पाकिस्तान हमारे इंडिया में बैठे लोगों को परसुएड करेगा कि हम तुमको इतना पैसा देंगे कि तुम इंडिया और पाकिस्तान की टाइज को इंप्रूव करने के लिए आर्टिकल्स छापो। तो शशि थरूर जी ने भी एक तरह से बैटिंग की है पाकिस्तान की तरफ से। ये कह रहे हैं कि अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, तो डायलॉग को रिज्यूम करना है ना। मतलब डायलॉग को रिज्यूम करना नहीं है, मतलब तुम मत करो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी कंडीशंस तो क्रिएट करो जिससे कि डायलॉग सस्टेनेबल हो सके। मुद्दा ये है कि इस पूरे आर्टिकल में यही कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से तुम बातचीत करना तो शुरू करो, अगर बातचीत करना नहीं चाह रहे हो तो एटलीस्ट कुछ तो करो अपनी तरफ से, है ना। तो इस आर्टिकल में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। मुद्दा ये है कि 3 टेररिस्टों को जम्मू कश्मीर में मार दिया गया है। और नेक्स्ट, ये 7 नए कॉरिडोर बना रहे हैं, इस पर अश्विनी वैष्णव जी का आर्टिकल आया था। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं जानने का। मुद्दा ये है कि हमारा मुंबई से अहमदाबाद तक का जो मेट्रो कह रहा हूँ, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, ठीक है कि नहीं। और इस तरह से हम जो 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बना रहे हैं,
7 नहीं, मैंने आपको 2 फरवरी के न्यूज़पेपर में ये सारे अच्छे से कवर किए हैं बजट से रिलेटेड। और जो इसको हम 7 जो कॉरिडोर हैं इनको हम इस बुलेट ट्रेन वाले से भी जोड़ेंगे, प्लस नॉर्थ में दिल्ली वाराणसी इन सारे कॉरिडोर से भी इनको आगे चल के लिंक किया जाएगा। मतलब ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इट विल बी अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन फ्यूचर, ऐसा है। प्लस आपको ये हाई स्पीड डायमंड पूछा जा सकता है क्या है, या फिर हाई स्पीड ट्रेंगल क्या है। तो ये 3 सिटियों से मिलकर बनता है, इधर है हैदराबाद, इधर है बेंगलुरु, इधर है चेन्नई। ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर दिस, सॉरी, हाई स्पीड डायमंड और हाई स्पीड ट्रेंगल, इस टर्म को आप याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हाई स्पीड डायमंड, DIA डायमंड, और हाई स्पीड ट्रायंगल। कौन कौन सी सिटीज़ हैं इसमें? हैदराबाद प्लस बेंगलुरु प्लस एक और सिटी बची चेन्नई। ऑलराइट, याद रखिएगा, न तो मुंबई है, न दिल्ली है, न कोलकाता है, साउथ में है ये, जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, इसराइल ने फिर 21 लोगों को गाजा मार दिया है। M23 के बारे में कई बार बता चुका हूँ, ये DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, मान लो ये DRC है, तो इस रीजन में ये M23 मार्च 23 रेबल ग्रुप है, ये यहाँ पे है रवांडा। ऑलराइट, तो रवांडा ने बैक किया हुआ है इनको, और ये DRC में ये लैंड को कब्जाते जा रहे हैं इधर जा जाके, ठीक है कि नहीं। बस ये मैंने बहुत पहले ही कवर किया था अच्छे से, बस ये M23 आप याद रखिएगा, दिस इज अ रेबल ग्रुप इन DRC। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेट जीरो क्यों जरूरी है कार्बन कैप्चर के लिए। देखो ये आर्टिकल इसलिए आया है कि हमने 20,000 करोड़ रुपए इस बार इस बजट में रखे हैं कि हम कार्बन कैप्चर यूनिट्स इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे कि हम क्लाइमेट से लड़ सकें, ठीक है कि नहीं। अभी हमारे पास कितना है, हमारे पास 45 कॉमर्शियल यूनिट्स हैं जो कि कार्बन को कैप्चर करती हैं, और 50 मिलियन टन पर ईयर हम लोग अभी कार्बन को कैप्चर कर पा रहे हैं, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हम 450 लगभग मिलियन टन को वो कर सकें 2030 तक, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे 20,000 करोड़ रुपए लगा के ना। लेकिन मुद्दा ये है कि हमको 1 बिलियन टन की कैपेसिटी चाहिए, 1 बिलियन टन CO2 को कैप्चर करना है अपन को, तो 2030 तक अगर हम अपने नेट जीरो सिनेरियोज को अचीव करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कार्बन कैप्चर यूनिट्स ऐसी हैं कि मान लो ये जो फैक्ट्री है ना, यहीं पे अपन लोग कुछ लगा देंगे ऐसा कि ये धुआं बाहर ना जा पाएगा, इसको CO2 कैप्चर हो जाएगा यहीं पे, नहीं समझे। देख लो ना कितना धुआं निकलता है इनमें से, तो इसको कार्बन कैप्चर यूनिट्स बोलते हैं। प्लस एक डायर वुल्फ का नाम आपने सुना होगा, एक सफ़ेद तरह के वुल्फ थे जिनको डी एक्सटेंट किया गया था। डी एक्सटेंट का मतलब है ये खत्म हो चुके थे और DNA के थ्रू इनको क्लोन करके नया जिंदा किया। तो ऐसे ही सऊदी अरेबिया में ये चीता इस तरह का मिला है, मम्मीफाइड चीता मिला है एक तरह से, ठीक है कि नहीं। और चीता का बारे में बता दूं, ये मैमल्स होते हैं, क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है, ये पर्र करते हैं, मतलब जैसे कैट्स करती है ना, रोर नहीं करते, ग्राउल नहीं करते हैं ये, है कि नहीं। और ये चूंकि बहुत तेज दौड़ते हैं ना, बहुत ही वन ऑफ द फास्टेस्ट मैमल मान लो एक तरह से, खूब तेज दौड़ते हैं, इसीलिए लोग इनको हंट करते हैं, उनको थ्रिल आता है, देखते हैं कितना तेज दौड़ेगा, लेट्स हंट इट। तो इसीलिए इंडिया में इनको खत्म कर दिया गया था 1952 में, आई थिंक इसमें दे रखा है कहीं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, हाँ ये रहा। इन इंडिया इट वॉज डिक्लेयर एक्सटेंट इन 1952, मार के खा गए थे, मार मतलब हंट करके खत्म कर दिया था। तो यही है कि अब इसके चूंकि देखो नाखून पंजे वगैरह सब चीज़ मिली है, दांत वगैरह हुआ, तो हो सकता है इसका DNA मिल जाए और इससे अपन लोग क्लोन करके इसको फिर से वहाँ पे छोड़ दें, मुद्दा ये। प्लस नासा का जो आर्टेमिस मिशन है एम्बिशियस, वो T-5 मतलब 5 मिनट पहले कुछ गड़बड़ आ गई और इसको फ्लाइट को हमें सस्पेंड करना पड़ा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि विंबल्डन, देखो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है किसने जीता इसको, कार्लोस अल्कराज ने, ये याद रखिएगा आप। तो इसी पे क्विज आई थी, नेम द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, AFWU, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबल्डन और USA, ये लाइन से यही ऐसे होते हैं, ठीक है। प्लस व्हाट इज अ गोल्डन स्लैम इन दिस केस, गोल्डन स्लैम एक टर्म होता है, ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ये किससे रिलेटेड है, नहीं समझे। तो ये है कि आप इन चारों स्लैम को जीतो प्लस एक गोल्ड मेडल जीतो ओलंपिक में, तब आपको गोल्डन स्लैम माना जाएगा, ठीक है। बिग 3 कौन है, मतलब 3 सबसे बड़े प्लेयर कौन रहे हैं इस गेम के, रोजर फेडरर, राफायल नडाल, नोवाक जोकोविच, ओके। ये इसी को हरा के कार्लोस अल्कराज जीता है, ध्यान रखिएगा, ये रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है इतना, अच्छा इसमें से एक है रोजर फेडरर ने अपना गोल्डन स्लैम कंप्लीट नहीं किया, इन दोनों ने कर रखा है। प्लस पहला मेल प्लेयर कौन था गोल्डन स्लैम को कंप्लीट करने वाला, आंड्रे अगासी, जस्ट रिमेंबर दिस नेम। और थैंक यू सुनने के लिए, आप @news2notes सर्च करिए टेलीग्राम पे, ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू।